इस वीडियो में बताई गई जानकारी आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है। प्रमाण देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश चौहान है एसएस हर्बल से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितंभरा, जो मिर्गी एक्सपर्ट हैं और अभी तक उन्होंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस करा है वो मिर्गी, एपिलेप्सी इसको लेके ही करा है। आज हमारा पॉडकास्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि डॉक्टर रितंभरा से हम मिर्गी के होने वाले कारण, उसके लक्षण, उसका उपचार या और कई भ्रांतियां जो मिर्गी से जुड़ी हुई है, उन सभी भ्रांतियों को आज उस पर बात करें, उसके विषय में जानकारी दें, जिससे कि आपको असलियत पता चले कि ये एक रोग कैसे ठीक हो सकता है, इसके क्या उपचार हो सकते हैं, क्या भ्रांतियां हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रितंभरा का। जी नमस्कार डॉक्टर रितंभरा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मुझे ये मंच देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर रितंभरा। डॉक्टर, जहां हम मिर्गी की बात करते हैं तो ये मिर्गी शब्द जैसे आयुर्वेद में इसको अलग नाम से पुकारा जाता है और हम लोग मिर्गी और मेडिकल साइंस में इसको एपिलेप्सी कहते हैं, तो इनमें कुछ अंतर है क्या? जी देखिए, जो एपिलेप्सी होती है, अगर हम उसकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ न्यूरोलॉजिकल क्रोनिक डिसऑर्डर। मतलब ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार दौरे आते हैं। अब एपिलेप्सी और सीजर यानी कि मिर्गी और दौरा, ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे सीजर क्या होता है? सीजर वो होता है जिसमें हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इम्बैलेंस तरीके से फायर होते हैं, जिसकी वजह से दौरा आता है। तो जो मिर्गी है वो एक बीमारी है और जो दौरा है वो मिर्गी में होने वाला एक सिम्टम या मिर्गी में आने वाला एक सिम्टम के रूप में हम उसको जान सकते हैं। तो अगर हम अपस्मार की बात करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। स्मृतेर अपगम प्राहुर अपस्मारम भिषग्विदा तमा प्रवेश भीभत्स चेष्टम धी सत्व संप्लवात। स्मृतेर अपगम का अर्थ होता है स्मृति का नाश होना, जैसी हमारी याददाश्त का नाश होना। अगर तमा प्रवेश की बात करें तो आंखों के सामने अंधेरा छाना या फिर अलग अलग तरह की हमारी बॉडी के द्वारा चेष्टाएं करना या फिर मूवमेंट्स करना, एबनॉर्मल मूवमेंट्स करना। तो अपस्मार की परिभाषा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से दी गई है। जी सर। तो जैसे श्लोक से हमें समझ में आया कि अगर चक्कर आ रहे हैं या अंधेरा छा जा रहा है तो ये अपस्मार हो सकता है। अपस्मार और मिर्गी ये एक ही चीज़ है या ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं? जैसे आपने बताया कि दौरे आना मिर्गी के लक्षण हैं, इसके अलावा भी कोई और लक्षण है जिससे एक आम इंसान पहचान सके? अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि अपस्मार और एपिलेप्सी क्या एक ही हैं, आयुर्वेद में कुछ जो हमारे आचार्य पुराने जो भी बीमारियां बता के गए हैं या जो भी उन्होंने रोगों का वर्णन किया है, उसका हम मॉडर्न से कोरिलेशन करते हैं। अगर हम उसको कोरिलेट करें तो एपिलेप्सी और अपस्मार के जो लक्षण हैं वो काफ़ी समानता वाले होते हैं, इसीलिए हम उसको अपस्मार से कोरिलेट करते हैं। अच्छा, तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मिर्गी के और क्या लक्षण होते हैं? क्योंकि अगर लक्षण किसी आम परिवार को या आम आदमी को समझ में आ जाएं कि ये लक्षण हैं और ये लक्षण मिर्गी के हैं, तो वो क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब ये रोग शुरू होता है उससे पहले? ओके, अगर हम लक्षण की बात करते हैं सर, तो लक्षण इसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि व्यक्ति को एकदम से आंखों के सामने अंधेरा जैसा फील होता है, उसको झटके आने शुरू हो जाते हैं, मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है, उसको कुछ भी याद ही नहीं रहता। मतलब अभी क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है, उसको उस चीज़ का कोई आभास ही नहीं रहता है। मतलब वो कम्प्लीटली भूल जाता है, याददाश्त का या फिर स्मृति का कम्प्लीटली नाश हो जाता है। तो इसे हम मतलब यही कुछ लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी मिर्गी कई प्रकार की होती है, जिसमें अगर हम डीप डाइव करेंगे तो उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर सबसे कॉमन टाइप की हम मिर्गी की बात करें तो उसमें यही लक्षण पाए जाते हैं: झटके आना, याददाश्त खो जाना या फिर कुछ भी याद नहीं रहना, गिर जाना। तो मोस्टली यही लक्षण पाए जाते हैं। अच्छा, जब हमारे सामने लक्षण आ जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है, तो क्या ये किसी उम्र विशेष में होता है कि बच्चों में या बड़ों में ही होगा, महिलाओं में होगा, पुरुषों में होगा? ऐसा भी कुछ है कि किसी उम्र के बाद ही ये बीमारी जो है वो दिखाई देनी शुरू होती है?
जी, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक जवान व्यक्ति हो, चाहे वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो, ये किसी भी उम्र पे जाके आपको हो सकती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बच्चे को अफेक्ट करेगी या फिर किसी यंग इंसान को अफेक्ट करेगी या बुढ़ापे में जाके होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। अच्छा, तो इसमें अनुवांशिक का भी कोई पार्ट होता है कि ये हेरिडिटी में आती है? अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपने बोला अनुवांशिक, जेनेटिक भी हो सकती है। अगर परिवार में किसी को ऐसी है दिक्कत तो उससे खतरा बढ़ जाता है, तो जेनेटिक भी हो सकती है। एक इसमें जो होता है इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकती है। इन्फेक्शन में क्या रहता है कि जैसे कि न्यूबॉर्न में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये सब कुछ ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं। इससे ब्रेन में घाव हो जाता है, घाव के कारण दिमाग में सूजन हो जाती है और मोस्टली एपिलेप्सी सूजन की वजह से ही होती है दिमाग में। तो एक तो इन्फेक्शन इसका कारण हो गया, बाकी इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम देखें तो कोई ट्रॉमा या इंजरी, जैसे जब डिलीवरी के समय अगर बच्चे को कोई ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी अक्सर देखा जाता है जब हम डिलीवरी होती है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जब हम निकाल रहे होते हैं वहाँ से, तो उस समय क्या होता है ना, कभी कभी वो पैसेज अगर जो देखा जाए पेल्विस का, वो बहुत ही कभी कभी बच्चे को दिक्कत होती है वहाँ से निकलने में। अगर उस समय बच्चे के सर पे कोई चोट लग जाए और उससे कोई ट्रॉमा हो जाए तो उस बच्चे को आगे जाके एपिलेप्सी का एक खतरा बन जाता है। या फिर बच्चे में ऑक्सीजन की कोई कमी हो जाए, उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिले, तो उससे भी बच्चे में खतरा रहता है। या फिर अगर देखा जाए कि बच्चे को कोई दिमागी बुखार यानी कि फेब्राइल फीवर आ जाता है, तो उससे भी दौरे पड़ सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल भी बात करें तो अगर शुगर हमारा बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, अगर हमारा सोडियम बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, कैल्शियम की कमी होती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में भी मिर्गी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आपने बताया कि नवजात शिशु के अगर डिलीवरी के समय अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, और साथ में आपने ये बताया कि पोटेशियम की कमी है शरीर में या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है शरीर के अंदर, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको लिया जा सकता है डाइट में। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसे लोग अपनी इन कमियों को तो पूरा कर ही सकते हैं दवाइयों के माध्यम से या फिर खान पान से? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो एपिलेप्सी होती है वो ऑलमोस्ट जितने भी हेल्दी ब्रेन है, मतलब हर इंसान को जीवन में एक ना एक बार या कभी ना कभी होने का, एपिलेप्सी तो नहीं कह सकते पर सीजर या फिर दौरा होने का खतरा रहता है। जैसे अगर आपके ब्लड में या वैसे भी शुगर का एकदम से आपका कमी आती है या फिर सोडियम की कमी आती है या फिर कैल्शियम की कमी आती है, तो उसमें दौरा आने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आपको दौरा आया है, एक बार आया, तो उसका मतलब ये हम नहीं बोलेंगे कि उस पेशेंट को एपिलेप्सी है। अगर किसी को एक बार दौरा आता है तो हम उसको एपिलेप्सी नहीं कहते। जब दौरा 2 या 2 से ज़्यादा बार 24 घंटे के अंतर से अगर बार बार आया है, 2 या 2 से ज़्यादा बार, तभी हम उसको एपिलेप्सी डायग्नोस करेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ उसको सीजर कह सकते हैं। तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाली केस बोला कि हाँ, अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है और उस चीज़ से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मिर्गी का आरंभ होता है तो क्या हम गर्भवती महिलाओं से उसको आरंभ कर सकते हैं कि गर्भवती महिला को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए कि उसके बच्चे को ये मिर्गी का रोग ना लगे? जी, अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो उनमें सही टाइम से प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना, जो भी टीटी की वैक्सीनेशन होती है या भी जो भी वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है गर्भवती महिला को, वो टाइम से कराना। अगर किसी गर्भवती महिला को प्री क्लैम्शिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर गैस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इन सब बीमारियों का एक समय पर और एक सही तरीके से इलाज करवाना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो इन चीज़ों से बच्चे पर असर आ सकता है या फिर उसको ये खतरा हो सकता है। अगर हम बात करें बच्चे की, तो हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? अगर जैसे डिलीवरी के समय की मैं बात करूं, अगर डिलीवरी हो रही है और प्रॉपर, जब अगर डिलीवरी से पहले की भी मैं बात करूं तो बच्चे की
डेवलपमेंट कैसे हो रही है, जैसे हम टाइम टाइम पर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते रहते हैं, तो उन चीज़ों पे नज़र रखना कि बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो रहा है, उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है। तो एक प्रॉपर डॉक्टर का जो विजिट होता है वो ठीक से कराना चाहिए। डिलीवरी के टाइम की अगर हम बात करें, अगर डिलीवरी के समय बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर कोई भी इस तरह की खतरा महसूस होता है, तो तुरंत सीजेरियन या फिर जो भी एक सही उपाय है उसको किया जाए। तो उसको डिलीवरी के समय ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, तो डिलीवरी के बाद हम क्या क्या करते हैं या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद क्या होता है कि बच्चे को एक सही तापमान में लाया जाता है। मतलब उसके जो शरीर का तापमान होता है उसको हम कम करते हैं, ताकि जो बच्चे की ब्रेन की सेल्स डैमेज होने का जो खतरा होता है ऑक्सीजन की कमी से या फिर हाइपोक्सिया हमारी मेडिकल में टर्म है, तो वो कम हो जाता है। तो ये कुछ मेजर्स है जो हम ले सकते हैं। अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखूं तो आयुर्वेद में एक गर्भिणी परिचर्या नाम का एक चैप्टर है या फिर कह लो एक अध्याय है, जिसमें गर्भिणी को मासानुमासिक क्या क्या खाना चाहिए, मतलब किस मंथ में उसको किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, इसका एक बहुत ही अच्छा सा वर्णन कर रखा है। अगर पहले मंथ की बात करें तो गर्भिणी को एक दूध पीना चाहिए, घी वाला। सेकेंड मंथ की बात करें घृत वाला दूध, या फिर मीठी औषधियाँ जैसे शतावरी हैं और बला है, इस तरह की औषधियों से सिद्ध दूध पीना चाहिए, घृत खाना चाहिए और एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए जो वात को कम करे और शरीर की शक्ति को बढ़ाए। इसी तरह से हर मंथ में कुछ इसी तरह की चीज़ें बताई गई है। एक कॉन्सेप्ट आता है दौहिर्दनी का। दौहिर्दनी मतलब बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में कि दौहिर्दनी किस स्त्री को कहा गया है। दौहिर्दनी उसको कहा गया है जिसका खुद का भी हृदय है और उसके अंदर एक और हृदय यानी कि बच्चे का हृदय, तो वो एक दौहिर्दनी उसको नाम दिया गया है। और आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि दौहिर्दनी की इच्छा का हर मतलब किसी भी तरह से पूर्ति करनी चाहिए, मतलब उसको निराश नहीं करना है। अगर दौहिर्दनी या फिर जो भी स्त्री है, गर्भिणी है, कुछ इच्छा अपनी व्यक्त करती है कि उसको ये खाना है, यहाँ जाना है या जो भी करना है, तो उसको निराश नहीं करना है, उसकी उस इच्छा की पूर्ति करनी है। क्योंकि अगर हम उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं तो उससे भी बच्चे पे असर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल्स या उसमें भी बहुत दिखाते हैं कि जब कोई माँ बनने वाला होता है तो उसकी इच्छाओं का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो ये सब आयुर्वेद से ही आता है अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा हम ख्याल रखते हैं अगर माँ की बात करते हैं तो नवजात शिशु के लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर नवजात शिशु की जैसे मैंने बात की, आयुर्वेद में एक प्राण प्रत्यागमन करके एक प्रक्रिया होती है जिसमें उसके एयरवेज या फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्लियर किया जाता है एयरवेज, जिससे कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती हैं इस तरह की। और एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है स्वर्ण प्राशन का, अगर आयुर्वेद की बात की जाए। स्वर्ण प्राशन में क्या होता है कि जैसे स्वर्ण भस्म हो गई, उसके साथ ब्राह्मी या फिर शंख पुष्पी जैसी औषधियों को मिला के, शहद को मिला के बच्चे को चटाया जाता है या फिर उसका लेहन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उसको सपोर्ट करता है, उसके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है और आज मॉडर्न वाले भी इस चीज़ को मानते हैं। और स्वर्ण प्राशन आजकल सब लोग अपने बच्चों में कराते हैं और मुझे लगता है कराना चाहिए। इससे बच्चा मेधावी होता है, उसकी बुद्धि तेज़ होती है और इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके साथ ही अगर हम नवजात की बात करें तो माँ का जो पहला दूध होता है या फिर कोलोस्ट्रम जिसको कहते हैं, वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमें ये कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उसको माँ का वो पहला दूध जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं वो पिलाना चाहिए। क्योंकि वो एक गाढ़ा दूध होता है जिसमें इतनी शक्ति होती है कि बच्चे की इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। इम्यूनिटी के साथ साथ क्या होता है ना कि बच्चे में शुगर के लेवल्स कम ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी माँ का वो पहला दूध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही सब चीज़ें जो करनी रहती हैं। अब एक प्रश्न आता है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में एक भ्रांति है, हकीकत है, ये क्या है? क्या मिर्गी एक दिमागी रोग है या फिर कोई ऊपरी चक्कर या किसी प्रकार की कोई और जो हम कहते हैं टैबू काइंड ऑफ थिंग है? क्योंकि हमने देखा है जब मिर्गी आती है तो पेशेंट को जूते सुंघाना, मोजे सुंघाना या प्याज सुंघा देना। क्या आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ये क्या है, कैसे है?
जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये यहाँ पे पहुँचने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मिर्गी से कम 50 मिलियन लोग पूरे दुनिया में प्रभावित हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग जो प्रभावित हैं वो ऐसी कंट्रीज़ से आते हैं जहाँ पर थोड़ा पॉवर्टी ज़्यादा है, या फिर डेवलपमेंटल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, या फिर अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में 10 से 12 मिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और अगर मैं अभी आपसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत विडंबना होती है इस चीज़ की कि हमारे इंडिया में आज भी इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को पता ही नहीं है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पर अगर किसी को ऐसा मिर्गी का दौरा आता है तो लोगों को सबसे पहले यही लगता है कि अरे इसको तो इसकी शादी नहीं होगी, इसका ये नहीं होगा, तो उस डर से वो तांत्रिक के पास चले जाते हैं या झाड़ फूंक करवाने लगते हैं, या इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं उसमें पड़ जाते हैं, जबकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये कोई मानसिक रोग नहीं है। एक उन पर मानसिक रोगी का भी टैग लग जाता है, अगर कोई मिर्गी का पेशेंट होता है तो उस पर ये टैग लगा देते हैं कि ये मानसिक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कोई भी मानसिक रोग नहीं है, ये हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं या फिर न्यूरॉन्स हैं उनकी कमी है, और लोगों में बस यही अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह के, जैसे आपने बताया, जूता सूंघाते हैं या फिर प्याज सूंघाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब पेशेंट को मिर्गी आ रही है, अगर आप उसके मुंह में कपड़ा डालेंगे, चम्मच डालेंगे या उंगली डालेंगे, या फिर उसको जूता सूंघा रहे हैं, प्याज सूंघा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को दम भी घुट सकता है पेशेंट का, अगर आप उसके मुंह में कुछ डाल रहे हैं या फिर आपने उंगली डाल ली या चम्मच डाल दिया मुंह में, तो इससे क्या होता है ना कि आपका जॉ फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है। तो इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है या फिर कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है। तो इस तरह की जो वो चीज़ें करते हैं उसको बिल्कुल भी ना करें। देखिए, डॉक्टर ने एकदम इस चीज़ को एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कोई ऊपरी बीमारी नहीं है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, और ये कोई लाइलाज बीमारी भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मान लीजिए अगर किसी को दौरा पड़ जाता है, उस स्थिति में जो उनके साथ है उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि पेशेंट को लिटाना है कैसे है, उसके साथ क्या करना है? जैसे आपने कहा कि कई लोग चम्मच डाल देते हैं मुंह में, या आप बताइए कि क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीका क्या है अगर किसी को दौरा पड़ता है तो? जी, तो अगर किसी को दौरा पड़ता है तो सबसे पहले तो उसको एक सेफ इन्वायरमेंट में ले जाना होता है। मतलब अगर उसके पास कोई धारदार चीज़ पड़ी है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, या फिर वो ऐसी जगह पे है जहाँ से उसको गिरने का खतरा है, या कोई भी ऐसी जगह पर अगर किसी को अचानक से दौरा आता है, तो सबसे पहले उसे एक सेफ जगह पे हमें लेके जाना है ताकि वो खुद को चोट ना पहुँचाए। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को एक लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होती है, मतलब उसको लेफ़्ट की तरफ करवट करके हमें पेशेंट को लिटा के रखना है, और हमें ये इंश्योर करना है कि पेशेंट के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें, जिससे पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, उसको हवा मिले, उसकी सांस या फिर उसका दम ना घुटे उस कंडीशन में। सबसे पहले हमें ये करना है। उसके बाद हमें पेशेंट का जो तकिया रखना है उसके सर के नीचे या फिर नेक के नीचे एक पतला कपड़ा ले सकते हैं, या फिर कोई पतला सा तकिया भी ले सकते हैं, उसकी नेक को सपोर्ट देना है ताकि उसका जो एयरवे है या फिर जो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलती रहे। और जो नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि आपको उंगली नहीं डालनी है मुंह में, कपड़ा नहीं डालना है, या फिर किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो पेशेंट को, जैसे मैंने अभी कहा, कि इंजरी का खतरा रहता है, उसके जॉ में इंजरी हो सकती है या फिर उसको चोट लग सकती है। ज़्यादातर जो मिर्गी का दौरा होता है वो 5 मिनट तक चलता है। अगर पेशेंट को 5 मिनट तक दौरा आ रहा है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा दौरा पड़ रहा है, 5 मिनट होने के बाद भी अगर दौरा कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया जाए, उसको इमरजेंसी जो भी चीज़ें होती हैं उसको किया जाए ताकि पेशेंट को उस समय रिलीफ मिल पाए। ये बहुत ज़रूरी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि दाहिने करवट से जी लिटा देना चाहिए, उंगली या कोई भी मेटल की चीज़ उसके मुंह में ना डालें, और 5 मिनट से अधिक अगर हो रहा है तो किसी पास के अस्पताल में पेशेंट को लेके जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब प्रश्न आता है कि उसकी आहार विहार, उसकी दिनचर्या, जिसको ये रोग है तो उसकी वो दिनचर्या, आहार विहार कैसा रहना चाहिए?
जी, ओके। तो अगर जो मिर्गी के हम कारणों की भी बात करते हैं, अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी देखें तो मिर्गी क्यों होती है? मिर्गी इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे वात पित्त कफ, जो हमारे शारीरिक दोष हैं या फिर जो रज और तम हमारे मानसिक दोष हैं, इनमें जब इम्बैलेंस आ जाता है, वात पित्त कफ में असमानता आ जाती है, रज और तम बढ़ जाते हैं शरीर में, तो ये हमारे ब्रेन के स्रोतसों या फिर चैनल की बात करते हैं हम, स्रोतस कह लो या फिर चैनल्स कह लो, नसें कह लो, उनके द्वारा हमारे मस्तिष्क में और हमारे हृदय में जाके अवरोध या फिर एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मिर्गी होती है। तो ऐसे ही अगर हम बोला जाए कि आयुर्वेद में ये बोला गया है कि अपथ्य जो सेवन है वो हमें नहीं करना है। अपथ्य क्या होता है? तो अपथ्य जैसे कि जो चीज़ें आजकल तो लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड शुगर हो गई, इस तरह का बाहर का तली भुनी चीज़ें, ये सब हमारे शरीर के लिए अपथ्य होता है। तो अपथ्य का सेवन तो बिल्कुल ही त्याग देना है। और अपथ्य के साथ साथ एक विरुद्ध का कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि विरुद्ध भोजन। अब विरुद्ध भोजन क्या होता है, पहले मैं ये बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर घृत ले लो आप, घी और मधु को अगर समान मात्रा में हम सेवन करते हैं तो वो एक तरह से विरुद्ध माना जाता है। मतलब वो एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। अगर हम उसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो बाद में जाके बीमारी कॉज करेगा। तो इस तरह के कुछ विरुद्ध भोजन, जैसे मछली और दूध का एक कॉम्बिनेशन बताया कि मछली को कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, इस तरह के विरुद्ध भोजन का सेवन भी हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं कि विहार कैसा होना चाहिए, तो हमें प्रॉपर नींद लेनी है। प्रॉपर नींद लेने के साथ साथ जो भी स्ट्रेस है दिमाग में उसको बिल्कुल निकाल देना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादातर मिर्गी स्ट्रेस की वजह से होती है, प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से होती है। आहार विहार की अगर बात की जाए तो पेशेंट को क्या लेना चाहिए, तो पेशेंट को सबसे पहले तो एक लघु आहार या कह लो एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए जो वात का शमन करे। अब वात का शमन घृत करता है या फिर तेल ले लो, तेल का अभ्यंग पेशेंट कर सकता है, मालिश कर सकता है, अपने सर में मालिश कर सकता है, पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे मालिश कर सकता है। इससे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत ज़्यादा आराम आता है। तो ऐसे ही हमें आहार का भी ऐसे आहार का सेवन करना है जो वात का शमन करे। जैसे कि वात के जो गुण होते हैं वो रूक्ष होते हैं, या फिर अगर हम बात कटु तिक्त कषाय यानी कि तीखी चीज़ें मान लो, कषाय में आप अगर हम बात करें तो जामुन हो गया, वो एक कषाय द्रव्य होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, उसके अपोजिट गुड़ वाली चीज़ें खानी है। जैसे कि मधुर अम्ल लवण यानी कि मीठा खाना है, अम्ल यानी कि थोड़ा सा खट्टी चीज़ें भी वो खा सकता है, लवण उसको खाना चाहिए। तो ऐसे द्रव्य खाने चाहिए जैसे कि मीठे द्रव्य हो गए, शतावरी हो गया, या फिर ऐसे द्रव्य उसको खाने चाहिए जो उसके गुड़ के अपोजिट वाले हों, जो वात का शमन करें। तो ऐसे आहार लेना चाहिए। आहार के बाद योग प्राणायाम, क्या यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है मिर्गी के लिए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मिर्गी का एक जो कारण होता है वो मानसिक स्ट्रेस, मतलब एक स्ट्रेस जो होता है वो उसका बहुत ही मुख्य कारण होता है, और नींद पूरी ना करना। तो इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सब के लिए हम योगा, प्राणायाम, इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपको नींद अच्छी आती है जब आप योगा या प्राणायाम करते हो। जब आप डीप ब्रीथ्स करते हो तो आपका बॉडी का पूरा सर्कुलेशन, ब्लड, ऑक्सीजन, मतलब बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे आपको स्ट्रेस भी कम होता है, साथ साथ सभी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को अच्छी तरह से मिलते हैं। तो इस तरह से योग का एक बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर हम मिर्गी के ट्रीटमेंट में देखें तो योग भी हमें कैसे करने हैं, हमें भी कोई ऐसे योग नहीं करने हैं जैसे कपालभाति हो गया, या फिर कोई ऐसे योग नहीं करने हैं जिसमें शारीरिक बल बहुत ज़्यादा लग रहा है। मिर्गी में हमें कैसे योग करने चाहिए? आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ बात करें तो पश्चिमोत्तानासन हो गया, शवासन हो गया, या फिर बैठ के अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी हो गई। ये कुछ जो योग बताए गए हैं स्पेसिफिकली, हमें मिर्गी में यही करने चाहिए। अब बात करते हैं इसके औषधियों के लिए। मिर्गी के लिए या एपिलेप्सी की बात करें तो इसके लिए आयुर्वेद में औषधियाँ कौन कौन सी, किन किन जड़ी बूटियों के सेवन से एक पेशेंट को आराम मिलेगा? ठीक है, अगर हम औषधियों की बात करें तो इसकी चिकित्सा हम 3 प्रकार से करते हैं। एक तो दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वाजय।
दैव विपाश्रय पहले के ज़माने में लोग करते थे, अगर आचार्य जो पहले उनको उतना सिद्धि थी क्योंकि, तो मंत्र और उससे वो कर लेते थे वो चीज़। आज के समय में वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। अगर हम युक्ति विपाश्रय की बात करें तो उसमें ये औषधियाँ, जैसे हमने बताया कि औषधियाँ आती हैं, औषधियों में भी अगर मैं बात करूँ तो अश्वगंधा, वचा या फिर हल्दी, रसोन हो गया और ब्राह्मी हो गया, शंख पुष्पी हो गया, इनका रिज़ल्ट जो आयुर्वेदिक का हम मिर्गी पे है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकल के आता है। क्योंकि जो वचा है वो एंटी कन्वर्जेंट होती है, मतलब ये दौरा को रोकती है। क्योंकि वचा में वो शक्ति होती है कि जो हमारे ब्रेन की जो हाइपर एक्टिविटी है, हमारे न्यूरॉन्स की जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है वचा। अश्वगंधा की अगर हम बात करते हैं तो अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है। अब मिर्गी ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से आती है, तो अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस को कम करता है और स्ट्रेस से आने वाली जो मिर्गी है उसको कम करता है। ब्रेन को या ब्रेन की सेल्स में कोई भी डैमेज होता है तो अगर रसोन का सेवन करते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें ब्राह्मी की या फिर मंडूक पर्णी की अगर हम बात करें तो ये औषधियाँ मेध्य होती हैं, मेध्य और रसायन। इसका अर्थ क्या है? मेध्य मतलब जो हमारे न्यूरो या न्यूरॉन्स को या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं, तो और हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी को बेटर करती है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बेटर करती है। तो इसलिए हमें ब्राह्मी या शंख पुष्पी या फिर जटामांसी हो गया या फिर मंडूक पर्णी हो गया, इस तरह की औषधियों का सेवन करना चाहिए। आपने इतनी सारी औषधियाँ जो बताई हैं वो संभव नहीं है कि एक आदमी तक पहुँचे, तो एसएस हर्बल की जो मिर्गी मुक्ति है उसके विषय में आप थोड़ा बताएं कि एक पेशेंट अगर ये मेडिसिन लेता है तो उसको क्या वह सभी औषधियाँ मिल रही हैं जो आपने बताई? जी, अगर हम मिर्गी मुक्ति की बात करते हैं तो मिर्गी मुक्ति में जैसा कि मैंने बताया कि जो भी मैंने अभी आपको औषधियाँ बताई, अगर आप इसके कंपोजिशंस में देखेंगे तो इसमें हल्दी भी पाई जाती है, मंडूक पर्णी भी पाई जाती है, जटामांसी भी पाई जाती है, ब्राह्मी भी पाई जाती है, शंख पुष्पी भी पाई जाती है, रसोन भी पाया जाता है। तो ये मिर्गी के लिए एक बहुत ही असरदार दवा अभी तक साबित हुई है। जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं वो जब इसको लेते हैं तो मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं कि पेशेंट्स खुद ये बोलते हैं कि मैम हमको बाहर जाने से बहुत डर लगता था, हम कभी बाहर नहीं जा पाते थे, हमको लगता था पता नहीं कब इसका दौरा आ जाएगा, लेकिन इस मेडिसिन का सेवन करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे खुद बताया कि अब मैं बाहर जा पाती हूँ अच्छे से, मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। तो सभी औषधियाँ इसमें पाई गई हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये मेडिसिन का। तो डॉक्टर साहब मिर्गी मुक्ति पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल में भी है? जी, अगर मिर्गी मुक्ति की हम बात कर रहे हैं तो ये पाउडर में भी है, कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है और इसका जूस भी आता है। तो ये हर तरीके से आप इसको खा सकते हैं और इससे मिर्गी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। एंड डोज़ हम क्या करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग डोज़ होती है। जैसे बच्चे होते हैं तो उसमें हम पाउडर देते हैं, अगर एडल्ट की बात करें तो उसमें हम कैप्सूल्स और पाउडर का सेवन कराते हैं। किसी पेशेंट को अगर प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है या फिर ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, उस समय हम जूस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसमें, तो इस तरह से मेडिसिन का सेवन करवाते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने मिर्गी मुक्ति के विषय में बताया, औषधियों के बारे में बताया, तो डॉक्टर साहब अगर हम इस पूरे पॉडकास्ट को सम अप करें तो पहले हम लक्षण की बात करें। तो लक्षण में जैसे आपने बताया कि याददाश्त चले जाना, या आप ही दोहरा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हाँ ठीक है, अगर मैं ही दोहरा दूँ तो लक्षण, जो मैंने एक जनरल लक्षण की बात की थी कि जनरली कौन से लक्षण होते हैं, जैसे झटके आना, मुंह से झाग आना, याददाश्त चली जाना या फिर होश नहीं रहना। लेकिन इसके बाद भी अगर हम इसको मिर्गी की बात करें तो ये कई तरह की होती है, ये सिर्फ इस तरह की नहीं होती है। मिर्गी दो टाइप की पाई जाती है अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखें, एक तो फोकल होती है, एक जनरलाइज्ड होती है। अगर फोकल की बात करें तो फोकल जो होती है वो ब्रेन के एक स्पेसिफिक हिस्से से शुरू होती है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन में जब वो जिस हिस्से से शुरू हो रही है उसी हिस्से से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि फोकल सीजर में एक तो सर दो टाइप की होती है, एक जिसमें होश रहता है व्यक्ति को, उसको पता होता है कि मतलब उसको पता चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो बस एक जगह टकटकी लगाकर देखता रहेगा, उसको अजीब सा मुंह में टेस्ट
फील होगा या फिर कोई स्मेल आ जाएगी, डेजा वू, जैसे कि उसको लगता है कि ये पहले घटित हो चुका है, इस तरह की चीज़ें उसको पता चलेगी। तो उसको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अगर हम इसमें ही दूसरे टाइप का देखें तो दूसरे टाइप में क्या होता है कि व्यक्ति को होश भी नहीं रहता है, वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। इसके साथ साथ वो एक ही चीज़ करता रहेगा, या तो अपने कपड़े को खींचता रहेगा या फिर अपने लिप्स को चबाता रहेगा, मतलब कोई भी एक्शन रिपीटेडली वो उसको करता रहेगा। तो ये फोकल सीजर हो गए। इसके बाद जनरलाइज्ड की हमने बात की थी। जनरलाइज्ड में अगर हम बात करें तो एक तो हो जाता है कि टोनिक एंड क्लोनिक, जो बहुत ही कॉमन है, जो मैंने बोला झटके आते हैं, झाग आता है, ये नॉर्मल है। एक आता है एटोनिक सीजर। इसमें क्या होता है कि इसको हम ड्रॉप सीजर या फिर ड्रॉप अटैक्स भी कह सकते हैं। इसमें अचानक से आपका शरीर ढीला पड़ जाता है और आप ज़मीन पर गिर जाते हो। ये बहुत ही खतरनाक तरीके की मिर्गी होती है, क्योंकि इसमें चोट लगने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ी सी डेंजरस होती है। एटोनिक के बाद अगर हम बात करें तो हाँ, यही कुछ टाइप होते हैं, जिसकी एक एब्सेंस टाइप की सीजर होती है, जिसमें क्या होता है कि सोते सोते या व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसको कब सीजर का अटैक आया। अगर हम बच्चों में बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें सीजर थोड़ा सा पता करना या डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसमें बड़ों की तरह सिम्टम कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बच्चे में क्या है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीचर बात कर रहा है, तो बच्चा कभी कभी क्या होगा, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए वो एकदम से अपना जोन आउट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा और वो एक ही तरफ देखता रहेगा बिना ज़्यादा पलके झपकाए। अब इसको लोग क्या समझते हैं, लोगों को लगता है कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी एक मिर्गी का दौरा ही होता है। इसीलिए बच्चों में इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स को लोग एक नॉर्मल मानते हैं। लोगों को लगता है कि वो खो गया है ख्यालों में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मिर्गी के कारण ही होता है। आपने देखा सुना अभी डॉक्टर साहब को कि उन्होंने मिर्गी के ही कई अलग अलग वेरिएंट बताए, अलग अलग लक्षण बताए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, क्योंकि आपके परिवार में आपको या आपके किसी जानने वाले को भी ऐसी समस्या है तो आप कम से कम उसको बता सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। अगर आपके लक्षण समझ में आए हैं तो उसकी दवाई करा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रितंभरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे मिथ हैं मिर्गी को लेके, जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। एसएस हर्बल सदैव आपके साथ।